नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव और इससे पहले कि मैं डीडी न्यूज में दो टूक में आज के चर्चा की तरफ, आज के विषय की तरफ बढ़ूं, आज की जो चुनावी पंच है वो आपको जरूर सुनना चाहिए। तो आज का जो चुनावी पंच है वो दरअसल ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 104वीं बार अपशब्द कहे गए हैं। आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विपक्ष लगातार अपशब्द कहता रहा है और संजय राउत शिवसेना के जो नेता हैं उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक सभा के अंदर औरंगजेब कहा। और जब संजय राउत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए औरंगजेब शब्द का इस्तेमाल किया, उस वक्त मंच पर उद्धव ठाकरे भी मौजूद थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से कुछ देर पहले एक कार्यक्रम के दौरान बोलते हुए कहा कि चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई है और मुझे 104वीं गाली विपक्ष के द्वारा दी गई है। हालांकि बड़ी बात यह है कि अगर आप देखेंगे तो विपक्ष की तरफ से जब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अब शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, यह विपक्ष को भारी पड़ता है। लेकिन इसके बावजूद विपक्ष कहीं ना कहीं जो है, विपक्ष के कई नेता नरेंद्र मोदी को लेकर अपनी नफरत जो है वो छिपा नहीं पाते हैं और इसलिए गाहे बगाए उनके लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करते रहते हैं। संजय राउत इससे पहले भी कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल कर चुके हैं। तो सवाल यह कि अभी तो चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई है, आगे आगे देखिए होता है क्या। बहरहाल चलिए आज के विषय की तरफ बढ़ते हैं। आज का जो विषय है, आज का गंभीर विषय आज का जो है वो दिल्ली के शराब घोटाले को लेकर है। दिल्ली के शराब घोटाले में अब तक 15 लोग जेल की सलाखों के पीछे जा चुके हैं और इन 15 लोगों में कई बड़े नाम हैं। मनीष सिसोदिया दिल्ली के उप मुख्यमंत्री जो हैं वो भी शराब घोटाले में, उनको अब तक जेल हो चुकी है और बेल नहीं मिली है। एक तरफ अरविंद केजरीवाल, दूसरी तरफ शराब घोटाले में एक जो बड़ा नाम अब जो है वो सलाखों के पीछे गया, वो के कविता का नाम है। के कविता दरअसल वो हैं जो बीआरएस के जो चीफ हैं उनकी बेटी हैं। बीआरएस की सरकार जो है तेलंगाना में थी और तेलंगाना में बीआरएस की सरकार अब सत्ता में नहीं है, चुनाव हार चुके हैं। लेकिन उनकी जो बेटी है, पूर्व मुख्यमंत्री की बेटी जो है, चंद्रशेखर राव की बेटी, वो के कविता राव हैं जिनको जेल हो चुकी है। और ईडी ने इस बीच एक बड़ा खुलासा करते हुए कहा है कि जो के कविता हैं उनकी और आम आदमी पार्टी के नेताओं की, जिनमें अरविंद केजरीवाल का भी नाम है, इन सब के बीच 100 करोड़ रुपए की लेन देन का खुलासा किया है। हालांकि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी कह रहे हैं कि ये चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल को जेल भेजने की साजिश है ताकि केजरीवाल आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार न कर सके। लेकिन इस सब को लेकर माहौल गर्मा गया है और इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे, क्योंकि ईडी ने जो नए खुलासे किए हैं। और इस बीच ये भी बता दूं, सीबीआई ने कहा है कि इस घोटाले को लेकर कई बड़े नाम अभी जेल जा सकते हैं। तो सवाल यह है, क्या इस 100 करोड़ के खेला में अरविंद केजरीवाल पर शिकंजा कसेगा? अब तक अरविंद केजरीवाल 9 उनको ईडी के समन गए हैं, उन्होंने समन पर पेश होने से इनकार कर दिया। लेकिन आज बाकायदा कोर्ट ने यह कहा कि आखिर अरविंद केजरीवाल को समन का सामना करना चाहिए और एक आम आदमी की तरह उनको समन को लेकर इस तरह के जो है समन को लेकर जो लगातार वो टरकाऊ नीति अपना रहे हैं, उसको लेकर कोर्ट ने आज कहा कि आखिर इसको लेकर पेश होने में दिक्कत क्या है। ये तमाम चीजें हैं और इस सब के बीच ऐसा लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल के ऊपर शिकंजा कस रहा है। इस सब पर आज चर्चा करेंगे। 100 करोड़ का खेला है शराब घोटाले का, लेकिन इसमें बड़ी बात यह है कि ये जो खेला है इसमें अभी और कौन कौन जेल जाएगा, ये बड़ा सवाल है। इन सब पर चर्चा करेंगे और इससे पहले कि आगे बढ़े, आइए जरा सुन लीजिए कि इस पूरे मसले को लेकर अब तक क्या कुछ कहा सुना गया है। केजरीवाल को कोर्ट से रिलीफ नहीं मिला तो ये केजरीवाल खुद ईडी के सम्मन को अवैध बताते थे और खुद ही कोर्ट गए थे। लेकिन कोर्ट ने आज उनको आईना दिखा दिया कि आप कानून से बड़े नहीं, आपको जांच एजेंसी का सामना भी करना पड़ेगा और जवाब भी देना पड़ेगा। तो मैं अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी के सभी नेताओं से कहता हूँ कि अब झूठी बहानेबाजी छोड़िए, जांच का सामना कीजिए, कोर्ट में पेश होइए। के कविता मैडम अरेस्ट हुई
अरेस्ट होने के पश्चात उनको इंट्रोगेशन के लिए भेजा गया है। क्या स्टेटमेंट ईडी ने दिया है? खुद ग्रुप कोट अनकोट, आपको पता ही है, एक कंपनी है, कई लोग इसमें, के कविता इसमें एक किंगपिन थी। के कविता के साथ अरविंद केजरीवाल की मीटिंग हुई कि नहीं हुई? क्या अरविंद केजरीवाल जी ने ये नहीं कहा कि आपकी कंपनी को हम, आपके जो पूरी कोहोट है उस कोहोट को हम यहाँ पर लाके बसाएंगे, उनके माध्यम से शराब का कारोबार यहाँ करेंगे। अरविंद केजरीवाल जी को ईडी बार बार समन्स भेज रहा है। इन समन्स को चैलेंज करने के लिए, ये समन्स कानूनी है कि गैर कानूनी है, इस पर फैसला करने के लिए अरविंद केजरीवाल जी ने हाई कोर्ट मूव किया। ईडी ने इस पिटिशन का बहुत विरोध किया। ईडी ने हाई कोर्ट से बार बार कहा कि इसको खारिज किया जाए, लेकिन ईडी के पुरजोर विरोध के बाद भी हाई कोर्ट ने इस मैटर को सुनने का निर्णय लिया है। उन्होंने ईडी को नोटिस दिया है और ईडी को अब इस पूरे मामले में हाई कोर्ट में जवाब देना होगा। जो केस है शराब घोटाले का, इसकी बार बार हाई कोर्ट से जमानतें रद्द हो चुकी हैं। हाई कोर्ट के संज्ञान में है क्या क्या गलत हुआ है। ऐसे में हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल जी की अरेस्ट स्टे करने से इनकार कर दिया है। हाई कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि तुम ईडी के सामने पेश होना होगा। अब अरविंद केजरीवाल जी का अरेस्ट होने का रास्ता जो है वो स्पष्ट हो गया है। अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट के नाम से कोई स्टे नहीं मिला, यह भी स्पष्ट हो गया है। हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल जी अरेस्ट हों इसके ऊपर कोई रोक लगाने से इनकार कर दिया है। हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल जी को ईडी बुलाकर इस केस के अंदर अरेस्ट करे या ना करे, इस पे कोई भी इंस्ट्रक्शन और स्टे देने से इनकार कर दिया है। तो बहुत स्पष्ट है, अरविंद केजरीवाल जी घपलेबाज हैं और ईडी अपनी कार्रवाई करे। पहले सम्मन से अरविंद केजरीवाल जी एक ही जवाब पूछ रहे हैं कि भाई किस हैसियत से बुला रहे हो? अगर षड्यंत्रकारी थे तो पहले दिन क्यों नहीं जवाब दिया? इसका मतलब कि षड्यंत्र भाजपा कर रही है अरविंद केजरीवाल को किसी भी कीमत पर गिरफ्तार करने। केजरीवाल जी दिल्ली प्रांत के मुख्यमंत्री हैं, ये एक संवैधानिक पद पर हैं। जांच एजेंसियां अगर पूछताछ के लिए बुलाती हैं तो उनको कोऑपरेट करना चाहिए। कविता रेड्डी की जो मुलाकात हुई थी वो विजय नायर के साथ हुई थी। विजय नायर अरविंद केजरीवाल के राइट हैंड, और आज वो तिहाड़ के अंदर ही हैं। जो वीडियो कॉल के डॉक्यूमेंट सामने आए हैं, डिजिटल एविडेंस सामने आए हैं, वो सब तार ये बताते हैं कि के कविता के बाद इस तार का अगला सिरा दिल्ली के मुख्यमंत्री के घर तक जाता है। इसीलिए ये जो शराब घोटाला है अभी अपने निर्णायक मोड़ पर है। किस बात की ईडी से राहत मिलेगी उनको? केजरीवाल अपने कर्मों के कारण अब कपटीवाल बन चुके हैं और हाई कोर्ट ने क्या कहा कि जाइए ईडी का सामना कीजिए, जवाब दीजिए। आप ईडी के जवाब क्यों नहीं दे रहे? 9 समन आ चुके हैं और ईडी के पास ये नहीं जा रहे हैं। अरे भाई, जब घोटाला किया, पैसा लिया, बेईमानी की और पूछताछ भी आपसे नहीं हो, संविधान से ऊपर हो गए, कानून से ऊपर हुआ। तो अब तो ईडी का सामना करना पड़ेगा, जैसा कि हाईकोर्ट में ने भी इस मामले में अरविंद केजरीवाल को कोई भी राहत देने से इनकार कर दिया। इन सब पर आज चर्चा करेंगे क्योंकि 100 करोड़ का ये खेला है। के कविता के बाद कोई बड़ा नाम जो है वो इस पूरे मामले में शराब घोटाले में क्या जेल जा सकता है, और ये बड़ा नाम क्या अरविंद केजरीवाल होंगे, क्या शिकंजा कस रहा है, इन सब पर चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले आपको बता दूं कि 2 बड़ी खबरें मेरे पास आ रही हैं, वो खबरें आपको बता देता हूं। ब्रेकिंग न्यूज जो है, पहली ब्रेकिंग न्यूज मेरे पास जो इस वक्त आई है वो ये कि असम पुलिस का बड़ा एक्शन हुआ है। असम के धुबरी जिले में 2 आईएसआईएस संगठन से जुड़े लोगों को गिरफ्तार किया गया। आईसिस जो है अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठन है और भारत में आईसिस का जो प्रमुख है उसको असम पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये एक बड़ी खबर आ रही है। और आईसिस की ओर से भारत में भी कई गतिविधियां चलाई जा रही थी, लेकिन असम के धुबरी जिले में 2 आईसिस से जुड़े लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आईसिस का प्रमुख जो है हारिस फारूकी, इसको गिरफ्तार कर लिया असम की पुलिस ने। ये एक बड़ा एक्शन है जो इस वक्त खबर आ रही है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कि भारत में भी आईसिस की गतिविधियां लगातार चल रही थी। केरल से और कई अन्य राज्यों से आईसिस में रिक्रूटमेंट होते रहे थे और इनका लिंक कहीं ना कहीं जो है वो ये आईसिस का जो यहां पर मुखिया है वो जरूर होगा। ये सब तार अब खुलेंगे, लेकिन पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है और इसमें जो है आईसिस से जुड़े 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इस वक्त इस खबर पर और बातचीत करने के लिए मेरे साथ कमल बोरा फोन लाइन पर मौजूद है। कमल, क्या डिटेल्स हैं? ये जो 2 लोग थे इनके बारे में गिरफ्तारी को लेकर और क्या क्या डिटेल्स अब तक सामने आई हैं?
जी देखिए, जो असम पुलिस को ये एक सूचना मिला था कि 2 आईसिस के मेंबर जो बांग्लादेश में ठहरे हुए थे और बांग्लादेश से इंडिया में घुसने वाले थे, जो ये खबर आए थे, इस खबर को देखते हुए जो असम पुलिस जो एक हालांकि क्योंकि क्रेडिबल इंफॉर्मेशन था तो इस पे कार्यवाही करके एक टीम एसटीएफ के एक टीम स्पेशल टास्क फोर्स के एक टीम आईजीपी पार्थसारथी महंत के अंदर में वो 19 को ही मतलब कल ही गए थे धुबरी की ओर। तो वहां पे जाके आज सुबह ही लगभग 4:15 पे इन दोनों को डिटेक्ट किया बॉर्डर एरिया पे, इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर एरिया पे धुबरी में। तो उनको डिटेक्ट करके आज एसटीएफ के जो गुवाहाटी में जो कार्यालय है वहां पे लाया गया है। जो खबर अब तक मिली है, दोनों ही असम में आके कुछ जो काम करने वाले थे, जो क्रिमिनल एक्टिविटी करने वाले थे, तो वो जो पक्का खबर था अभी फिलहाल वो खतरा टला है, ऐसा जो सूचना मिला है। और जो ये खबर आए थे दोनों ही इंडिया के ही थे, जो एक जो थे देहरादून से थे और उनकी जो अनुराग सिंह जो थे उनके सहयोगी, अजमत के जो सहयोगी थे वो भी पानीपत से ही थे। तो दोनों इंडिया के ही थे, लेकिन जो अनुराग सिंह जो है उनकी जो बीबी है वो बांग्लादेश की है और अनुराग सिंह ने भी अपना धर्म को कन्वर्ट किया था। तो ये सारी जानकारी फिलहाल आए हैं और फिलहाल पूछताछ जारी है और कुछ अगर जो भी इंफॉर्मेशन मिले कमल आप जो कह रहे हैं उसमें ये लोग भारत में एंटर करके कुछ कोई जो है घटना करने की, कोई वारदात करने की फिराक में थे। क्या इसका कोई चुनाव से भी लिंक अब तक जो है समझ में आ रहा है क्या? जी देखिए, इस चुनाव का माहौल है तो लिंक हो भी सकता है, लेकिन इस पे कोई खुलासा पुलिस की ओर से अभी तक फिलहाल किया नहीं है। लेकिन हाँ, जो सूचना मिला था कि कुछ गतिविधियां यहाँ पे क्रिमिनल एक्टिविटी यहाँ पे करने वाले थे, बस इतना ही जानकारी फिलहाल मिला है। लेकिन पूछताछ अभी भी जारी है क्योंकि आज 4:15 पे ही सुबह के समय ही गुवाहाटी लाए। क्या ये लोग क्या भारत में रिक्रूट भी कर रहे थे आईसिस में? क्या ऐसी भी कोई जानकारी है? क्या यही लोग ऐसे हैं जो भारत में रिक्रूट करते थे आईसिस के लिए? जी, जो खबर मिला है, हरीश फारूकी जो है वो इंडिया के आईसिस के हेड थे, तो उसके नाते डेफिनेटली जो रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस होगा जो आईसिस के लिए, तो उनका भी देखभाल जरूर करते होंगे। और फिलहाल पूछताछ जो जारी है, पूछताछ के दौरान ही शायद बहुत सारी इंफॉर्मेशन निकल के सामने आ सकते हैं क्योंकि लंबे समय से यहाँ पे ऐसी गतिविधियां देखने को नहीं मिल रहा था। लेकिन जो भी गतिविधियां यहाँ पे है तो क्रेडिबल सोर्स यहाँ पे जो पुलिस जो एफिशिएंटली काम कर रहे उनके कारण ही यहाँ पे जो इन दोनों को डिटेक्ट किया गया है और उनके दौरान ये जो आज इंटरोगेशन अभी फिलहाल चल रहा है, इनके दौरान इंटरोगेशन चल रहा है और उम्मीद करनी चाहिए कुछ बड़ी जानकारियां लगेंगी। लेकिन इतना तो है कि ये जो है एक बड़ी कामयाबी असम पुलिस की, ये दोनों आईसिस से जुड़े जो हैं मुख्य लोग वो गिरफ्तार किए गए हैं। आईसिस का मुखिया जो है भारत का वो गिरफ्तार किया गया। बहुत बहुत शुक्रिया कमल बोरा आपका। और इस बीच से जो आज की खबर है उससे जुड़ी एक और ब्रेकिंग न्यूज जो है वो भी मैं आपको बता देता हूं, और वो बड़ी खबर क्या है वो भी जरा सुन लीजिए। नहीं, मैं असम पुलिस की बात नहीं कर, असम पुलिस की खबर मैं सुना चुका हूं। एक और बड़ी खबर जो है वो दिल्ली से जुड़ी खबर है। दिल्ली से जुड़ी जो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है वो जरा दिखाइए स्क्रीन पर। जो बड़ी खबर आ रही है वो ये है कि कैग की रिपोर्ट सामने आई है। दिल्ली में से जुड़ी कैग की रिपोर्ट सामने आई है और इस कैग की रिपोर्ट के बारे में यह बताया जा रहा है कि दिल्ली की जो शराब नीति थी उससे 2000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। जी हां, 2000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। दिल्ली की जो कैग की जो रिपोर्ट आई है और जो दिल्ली की शराब घोटाले को लेकर के, शराब नीति को लेकर आम आदमी पार्टी जो लगातार ये कहती थी कि इसमें कोई घोटाला नहीं है, कोई नुकसान नहीं हुआ, वो थ्योरी भी पूरी तरह से गलत साबित हो गई है। क्योंकि शराब घोटाले को लेकर के यह बात साफ हो गई है कि कैग की रिपोर्ट में 2000 करोड़ के घोटाले की बात सामने आई है और इसमें कैग की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि करीब 700 करोड़ रुपया दिल्ली के टैक्स पेयर को चूना लगा है। तो दिल्ली के टैक्स पेयर को 700 करोड़ का चूना लगा है और अरविंद केजरीवाल की पार्टी को 100 करोड़ की किक बैक लगी है। ये दोनों खबरें जो है अगर आप मिलाकर देखेंगे तो ये बड़ा घोटाला आपको खुलता हुआ दिखेगा। इस सब पर चर्चा करेंगे जो मैंने बताया, और इस पर आज चर्चा करने के लिए मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं, आइए परिचय करवा दूं। मेरे साथ आज की डिबेट में जो मेहमान जुड़े हैं, 4-5 मेहमान मेरे साथ आज की चर्चा में रहेंगे। मेरे साथ अनुजा कपूर जुड़ चुकी हैं। अनुजा कपूर बीजेपी की प्रवक्ता हैं। अनुजा कपूर। विष्णु पाठक मेरे साथ जुड़ चुके हैं, आम आदमी पार्टी के नेता हैं विष्णु पाठक।
नीलू रंजन मेरे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और सीबीआई, ईडी और जो तमाम जांच एजेंसियां हैं उनको लेकर उनकी रिपोर्टिंग पर करीबी निगाह रखते हैं। दुष्यंत नागर मेरे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत। मैं शुरुआत में विष्णु पाठक जी आपसे और अनुजा जी आपको मैं 2-2 मिनट दूंगा ताकि आप ओपनिंग अपने जो इस पूरे मसले को लेकर अपनी बात रखें, उसके बाद मैं डिबेट को ओपन करूंगा। तो शुरुआत विष्णु पाठक जी मैं आपसे कर रहा हूं। विष्णु पाठक जी, अब तक ये बार बार कहा जाता था ना कि भाई ये जो ईडी की जो समन आ रहे हैं ये तो गैर कानूनी है, गैर कानूनी है, गैर कानूनी है। अब तो तय हो गया ना कि ये कानूनी है। और दूसरी बात कि कविता के साथ जो लिंक उजागर हुए हैं 100 करोड़ की लेन देन का, और साफ लग रहा है सीबीआई भी कह रही है कि इसमें अब हाई प्रोफाइल लोगों की गिरफ्तारियां होंगी। तो क्या ये कहें कि आम आदमी पार्टी का जो शराब घोटाले को लेकर जो भी झूठ थे वो सब झूठ एक एक करके बेनकाब हो रहे हैं? अशोक जी, शराब घोटाला ही अपने आप में एक झूठा है और भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार की साजिश है। शराब घोटाला के उसमें इन्होंने क्या किया कि इन्होंने हमारे तमाम नेताओं को और मनीष सिसोदिया जी के यहाँ घर पे और उनके लॉकर में और उनके गांव वाले घर पे हर जगह छापा मारा, अठन्नी नहीं मिला। दूसरी बात, ये केस किस बिहाफ पे है? ये केस है कि जो उन्हीं में से कुछ लोगों को फंसाया, कुछ से चुनावी बॉन्ड लिया और सरकारी गवाह बनाया। मेन है कि सरकारी गवाह का केस है। अब आप बताइए कि अरविंदो फार्मा के डायरेक्टर शरद जी से इन्होंने उनको केस में डाला। उसके बाद उसके 5 दिन बाद इनके यहाँ चुनावी बॉन्ड आ जाता है। उसके 6 महीना बाद मेडिकल ग्राउंड पे उनको जमानत दे दी जाती है, फिर उनको सरकारी गवाह बना लिया जाता है। इस तरह के मामले एक्चुअल में क्या है कि दिल्ली में जो मोदी जी से अकेला एक नेता जो सबसे ज्यादा मुखर होकर के लड़ रहा है, और जो आम आदमी पार्टी के नेता पार्लियामेंट में हो या संसद के बाहर हो उनका विरोध किया, उनको तमाम को चुन चुन के जेल में इन्होंने डाला हुआ। अब ये बात बताइए कि कोर्ट की जहां तक बात है, क्या कोर्ट पे भरोसा ईडी को नहीं है? कोर्ट पे हम हलफनामा देते हैं कि हमको ईडी क्यों नोटिस दे रहा है, तो नहीं जी, नहीं है इनका हलफनामा एक्सेप्ट। आप ये बनाइए, हम लोग कोर्ट को सम्मान करते हैं और कोर्ट ने उस हमारी बात को एडमिट किया, उसका तो ईडी विरोध कर रही थी। अब लोगों में यह है कि खास करके भारतीय जनता पार्टी में के लोगों में कि ईडी ही कोर्ट है। अरे ईडी का है कि कोर्ट? ईडी तो सरकार का एक पक्षकार है। ईडी अब स्वतंत्र संस्था नहीं है। ईडी और सीबीआई जिसको मर्जी है उसको उठा ले, सरकार के तरफ से चिट्ठी जाएगा और जिसको मर्जी उठा ले। आप तरह तरह की बातें क्षेत्र में घूमिएगा। भारतीय जनता पार्टी का अशोक जी, भारतीय जनता पार्टी के एक नेता फलाना को गिरफ्तार करेंगे, फलाना, अरे भैया आपकी सरकार है, आप फलाने को सबको गिरफ्तार कर सकते हो। जितने लोग विपक्ष में है आपके पास अख्तियार है, आप कानून का, भारत के संविधान का और आप प्रधानमंत्री पद का, आप मंत्री पद का बेजा इस्तेमाल करके आप सबको गिरफ्तार कर सकते हैं, लेकिन जनता के दिलों से नहीं हटा सकते हैं। दिल्ली की जनता, हम तो पार्टी कार्यकर्ता है, दिल्ली की जनता ये समझ रही है। आप घूम लीजिए, आप सर्वे कर लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी अन्याय कर रही है और सबसे ज्यादा आज विष्णु पाठक आपने मैं आपको रोक रहा हूं इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं। प्रधानमंत्री का एक जो है संदेश है वो एक बार जरा सुना देता हूं। एक्सेलेंसीज, नमस्कार। I thank President Yoon Suk Yeol for continuing this initiative. Summit for Democracy has emerged as an important platform where democracies share experiences and learn from each other. Excellencies, in a few weeks from now, the world will witness the largest festival of democracy in India. With around 1 billion voters expected to vote, this will be the largest electoral exercise in the history of mankind. The people of India will once again affirm
their faith in democracy. India has an ancient and unbroken culture of democracy. It has been the lifeblood of Indian civilization. Consensus building, open dialogue, and free discussion have resonated throughout India's history. That is why my fellow citizens consider India to be the mother of democracy. Excellencies, over the last decade, India has moved forward with the mantra of Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas, Sabka Prayas. That is, collective efforts for inclusive growth. Reaching out to all sections of society, particularly the poor, women, youth, and farmers, has been our top priority in the true spirit of inclusivity. We have transitioned to a performance-based governance where shortages, corruption, and discrimination have been replaced by transparency, accountability, and opportunity. In these efforts, technology has played a crucial role as a great enabler. India's rapid progress in digital public infrastructure have revolutionized public service delivery and enhanced financial inclusion. Riding on the power of youth and technology, India has rapidly developed into the world's third largest startup ecosystem. Our 1.4 million elected women representatives at the grassroots level are our agents of change for women-led development. Excellencies, today, India is not only fulfilling the aspirations of its 1.4 billion people, but it also providing hope to the world that democracy delivers and democracy empowers. When the Indian Parliament passed a law to ensure minimum 1/3 representation for women legislators, it gave hope to women across the democratic world. When India lifted 250 million people out of poverty in the last 10 years, it reinforced global faith in democracy as an agent of positive change. When India delivered COVID medicines and vaccines to more than 150 countries, it reflected the healing power of democracy. When India successfully landed Chandrayaan on the moon, it was not just a proud moment for India, it was a triumph of democracy as well. When India amplified the voice of the Global South during its G20 presidency, it showed the importance of consultative decision-making in international politics. Now, as India is on track to become the world's third largest economy, it gives hope to millions of people around the world for a brighter future. As India resolves
to become a developed nation by 2047. It shows that democracy can aspire, inspire, and achieve. Excellencies, in the era of turmoil and transitions, democracy faces many challenges. This requires us to work together. Democratic countries should lead the efforts in making international systems and institutions more inclusive, democratized, participative, and fair. Only through such shared efforts will we be able to fulfill the aspiration of our people. And we will also lay the foundation of a secure, stable, and prosperous future for the generations to come. India stands ready to share its experience with all fellow democracies in this pursuit. Thank you. तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश था। तीसरा जो है लोकतंत्र, भविष्य के लिए जो लोकतंत्र है उसको लेकर ये समिट था और ये दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल में हो रहा है और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये संबोधन था, ये उनका संदेश था। उन्होंने भारत के चुनावों की जिक्र किया, साथ साथ कहा कि भारत जो है तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है और ये जो है ये इस बात का संकेत है कि लोकतंत्र से क्या कुछ अचीव किया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र के सामने कुछ चुनौतियां तो हैं लेकिन उनको मिल करके सब लोग उन चुनौतियों का मुकाबला कर सकते हैं और भारत की जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, भारत की जो लोकतंत्र को लेकर जो अनुभव, उससे बाकी तमाम देश बहुत कुछ सीख सकते हैं। चलिए एक बार फिर मैं आज डेमोक्रेसी को लेकर चर्चा चल रही थी और साथ साथ जो है लोकतंत्र में, भारत में लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व जो है महापर्व चुनाव हो रहा है और इन चुनावों को लेकर कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं, कई तरह की डिबेट चल रही है। मैं दिल्ली में जो 100 करोड़ का खेला हुआ शराब घोटाले को लेकर उस पर चर्चा कर रहा हूं। मेरे साथ जो हैं 5 मेहमान जुड़े हुए हैं और जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश आता उससे पहले जो है विष्णु पाठक जी ने अपनी बात रखी और उन्होंने कहा कि भाई ये जो है देश में जो है सब कुछ सरकार करवा रही है, सरकार जिसको चाहे मर्जी जेल करवा देती है और अरविंद केजरीवाल को रोकने के लिए, आम आदमी पार्टी को रोकने के लिए ये सब किया जा रहा है। लेकिन एक बात ज़रूर थी जिसका जिक्र जो है क्योंकि मैंने आपको रोका नहीं, लेकिन एक बात ज़रूर है, ये नहीं भूलना चाहिए कि सरकार अगर करवा रही है तो सवाल ये कि अदालतें क्या कर रही हैं, क्योंकि अदालत में जो है फरवरी 2023 से मनीष सिसोदिया शराब घोटाले में गिरफ्तार हैं और उनको अब तक जमानत नहीं मिली है। ये सबसे बड़ा पेच अगर सरकार करवा रही होती, अगर सरकार ने ये पूरा मामला जो है सिर्फ ये इस तरह से बनाया होता, ये अगर कुछ नहीं होता शराब घोटाला, तो फिर इतने लंबे समय तक उनको बेल ना मिले, ऐसा नहीं होता। अदालतें जो हैं पहली नज़र में अदालतों को पता चल जाता है कि किस मामले में कितना दम है, सुनवाई करती हैं और अगर कहीं कुछ नहीं होता तो वो सामने वाले को बेल भी दे देती हैं। लेकिन ये पेच बहुत बड़ा पेच है। मैं आऊंगा रुकिए मैं आऊंगा आपके पास, रुकिए मैं आऊंगा। अनुजा कपूर अपना पहला ओपनिंग स्टेटमेंट, फिर मैं आऊंगा इस डिबेट में, आपको भी शामिल करूंगा, आपकी बात भी लूंगा। अनुजा कपूर, सब कुछ आपकी सरकार करवा रही है, सब कुछ जो है इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि अरविंद केजरीवाल एकमात्र ऐसे नेता हैं जो नरेंद्र मोदी को चुनौती दे सकते हैं, इसलिए आप उनको रोकने के लिए करवा रहे हैं। और ये भी बार बार कहा जा रहा है कि चुनाव से पहले उनको आम आदमी पार्टी ने कह दिया कि चुनाव के दौरान आप उनको गिरफ्तार करवाना चाहते हैं ताकि वो आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार न कर सकें। जय श्री राम। जय श्री राम। कभी कभार बहुत दुख होता है, अरविंद केजरीवाल जी जिस तरीके का परसेप्शन एक बनाने की दिल्ली में शुरुआत से कोशिश कर रहे हैं, एक परसेप्शन बनाकर आए थे कि दिल्ली की जनता को, कि जिसमें मैंडेट हासिल कर लिया था कि मैं करप्ट नहीं हूं, जीरो टॉलरेंस है मेरी, और कैग की रिपोर्ट को लेकर आकर लोगों के ऊपर जो इनके गठबंदियों के साथ बैठकर एक साथ चाय और समोसे खाए जा रहे थे, तो उन्हीं को ऊपर कैग की रिपोर्ट ला कर इन्होंने पानी पी पी कर बहुत कुछ बोला है अन्य हजारे के आंदोलन से। आज वही कैग की रिपोर्ट इनके बारे में
कहते व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। अब ये उसी में ही खड़े हैं। 2000 का जो घपला इन्होंने किया है और उसका जो एक्चुअली 2000 को तो रेवेन्यू सिस्टम जो 2000 करोड़ 2000 करोड़ का जो रेवेन्यू जो इनके ऊपर था, उसका जो एक्सचेकर का तरह वो खत्म हो गया, इन्होंने खत्म कर दिया। अब आप ये बताइए कि जिस लिकर पॉलिसी के बेसिस पर इनको ईडी सम्मन मिल रहे थे, उसी ईडी सम्मन पर जब पहला ईडी सम्मन इनको 2023 में मिला अक्टूबर के अंदर, तो इन्होंने चीख चीख कर बोला कि लेकर चले जाएंगे, ये दिवाली का टाइम था, मैं दिवाली मना रहा हूं और अब ये मुझे आपके भाई को गिरफ्तार करना चाहते हैं। सर्वे सुरवे निकलवाए इन्होंने काफी। आप बताओ, आपके भाई को, गवर्नमेंट को करप्शन के अंदर ये हमारे ऊपर नाम लगा रहे, हमें इस्तीफा देना चाहिए, आपके भाई को ये गिरफ्तार कर लेंगे। मैं अरविंद केजरीवाल जेल से, तिहाड़ जेल से अपना गवर्नमेंट चलाऊंगा। आज क्या हुआ? अब आप कोर्ट के अंदर गए, अब आप पलटी खा गए। अब जब पलटी ये खा रहे हैं कि मुझे इस बात का नहीं है कि मैं वहां क्यों नहीं जा सकता ईडी के संबंध पे, मुझे डर इस बात का है कि मैं भगत सिंह हूं और मैं डर इसलिए रहा हूं कि कहीं मुझे पकड़ ना ले। मुझे इसलिए ना पकड़ ले क्योंकि मनीष सिसोदिया को पकड़ लिया, संजय सिंह को पकड़ लिया, सत्येंद्र जैन को पकड़ लिया, विजय नायर को पकड़ लिया, तो मुझे इस बात का डर है कि ये मुझे पकड़ ना ले। सर, अगर पकड़, एक और बात, एक और बहुत इंपॉर्टेंट, बिकॉज बीइंग अ लॉयर, एक और मैं बात बता दूं, आपने वैसे अभी यहां पर कहा कि अगर कुछ नहीं होता तो बेल नहीं मिलती। सर, एक बात मैं आपको बताऊं, बेल भी वही मिलती है कि जब कुछ होता है, आपका कोई केस बिल्डअप होता है, और जब कोई एक केस बिल्डअप होता है, इनका ईडी ने एक केस बनाया है, उस केस के अंदर ये वहां जाकर बेल लेकर आए हैं, बॉन्ड फर्निश किया है, और सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि जो ईडी है वो इनको समन नहीं भेज सकती, या ईडी के समन जो है वो इलीगल है, हाईकोर्ट अपडेट कीजिए, हाईकोर्ट। तो मुझे जहां पर लगता है कि ना ही कहीं पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने ये बात कहा, रेदर एमएम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को अक्यूज तक बोला। ये बात सुनने की बात है। उनका रिव्यू पिटिशन दिल्ली सबमिशन हाई कोर्ट ने भी उसने निकाल दिया। ओके, आपका समय पहले पूरा हो चुका है, लेकिन ठीक है, मैं जल्दी से आपको मौका दूंगा। विष्णु पाठक हमको थोड़ा सा जवाब सुनिए, मैं आपको मौका दूंगा। मेरे पास 2 और मेहमान है, लेकिन मैं आप ही के पास आ रहा हूं। पर मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूं। आप कह रहे हैं घोटाला नहीं हुआ, अब तो कैग भी कह रहे हैं ना 2000 करोड़ रुपए का सीधा जो है इसमें गड़बड़ी हुई है, जिसमें 700 करोड़ दिल्ली के टैक्स पेयर के जो मनी है, वो इसमें दिल्ली के टैक्स पेयर की मनी को 700 करोड़ की चूना लगा है। ये तो आप क्या कह रही है ना, आज अभी रिपोर्ट आई है। अशोक जी, पहली बात तो यह है कि इन्होंने कहा कि कोर्ट ने उनको जमानत नहीं दिया, तो मैं आपको बता दूं कि जो कानून था, उस कानून को फेर बदल कर दिया मोदी सरकार ने। अरे सर, एक मिनट, सुनिए सर, जमानत क्यों नहीं देगा? सर, एक मिनट, विष्णु पाठक जी, एक मिनट सर, विष्णु पाठक जी, एक मिनट सुनिए, बार-बार ना सुनिए। आपने, मैंने सवाल कुछ पूछा, आपने जवाब कुछ दिया, लेकिन ठीक है, वो आपका सुनिए ना, मेरी बात सुनिए ना। दिक्कत ये, आप जो बोल रहे हैं ना, वो उसको लेकर आप कब तक एक रिकॉर्ड बजाएंगे? एक मिनट रुकिए अनुजा जी, क्योंकि ये जो कानून बदला, इसको लेकर भी आप लोग सुप्रीम कोर्ट में जा चुके हैं। मुझे कितनी बार आप लोगों को बताना पड़ेगा? आप लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था और सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसमें कुछ नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये जो है ठीक है, उसको सही माना। तो आप लोग एक तरफ कोर्ट की बात करते हैं कि भाई अदालतें हैं, फिर दूसरी बात सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आप लोग मानते नहीं है। तो आप लोग कहिए कि सुप्रीम कोर्ट भी बिकी हुई है, इसलिए उसने कहा कि इसलिए उसने जो बदलाव किया उसको सही ठहराया। बताइए ना, इस तरह की चीजें मत कीजिए जो इस वक्त डिबेट चल रही है। हाँ अशोक जी, सुप्रीम कोर्ट ने तो दिल्ली सरकार को काम करने के लिए कहा, फिर इन्होंने कैबिनेट में बिल ला करके उसको दिल्ली सरकार के पावर को सीज किया। सुप्रीम कोर्ट को तो हम सम्मान करते ही हैं। सुप्रीम कोर्ट में गए थे ईडी को लेकर कि नहीं गए थे देश की तमाम पार्टियां? सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने आपको रिलीफ दिया। सर, सुप्रीम कोर्ट ने रिलीफ दिया ईडी को लेकर। आप लोगों ने कहा ये जो कानून है, ये बड़ा ही जो है बड़ा कड़ा कानून है, इसमें जो है विपक्ष को ये कर देंगे, वो कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आप लोगों को रिलीफ नहीं दिया ना, तो वो डिबेट वहां खत्म हो गई। वो डिबेट अब खत्म हो गई, उसको आप जनता के बीच चले जाइए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मैंने सीधा सवाल ये पूछा, एक मिनट रुकिए अनुजा जी, मैंने सीधा सवाल ये पूछा कि अभी तो कैग की भी रिपोर्ट आ गई ना, तो आप जो ये कह रहे हैं, 2 चीजें हैं जो साफ बता रही हैं कि ये घोटाला था।
एक, अगर आप किसी जांच एजेंसी को नहीं मानते मत मानिए, लेकिन कैग की रिपोर्ट आई, वो ये कहती है कि कैग की रिपोर्ट साफ साफ कहती है कि ये 2000 करोड़ का। और दूसरी बात, अगर मनीष सिसोदिया को 1 साल से ज्यादा समय हो गया, उनको अगर जमानत नहीं मिल रही तो कुछ तो है ना जिसके कारण उनको नहीं जमानत मिल रही। बोलिए। कुछ है ना, कुछ है, क्योंकि मनीष सिसोदिया जी दिल्ली के सरकारी स्कूलों को प्राइवेट स्कूल से बढ़िया बना दिए। यार फिर वही बात, अदालत में जाके कहिए। अरे भाई सुनिए, जनता की अदालत में और कानून की अदालत में दोनों जगह ये बात कर रहे हैं कि मनीष सिसोदिया जी ने दिल्ली की जनता के लिए काम किया, उसको आपने घोटाला कर दिया। आपको विष्णु जी सुनिए, संजय सिंह जी देश में किसान का आवाज उठाते हैं। विष्णु जी, मैं आपको डिबेट में बुलाता हूं क्योंकि आप, मैं मानता हूं आप प्रखर वक्ता हैं, लेकिन ना मेरे दर्शकों को प्लीज कंफ्यूज मत किया करिए। ये इस तरह से ना, मैं बार बार कह रहा हूं, आप, मेरा निवेदन है, ये मत करिए कि जो ये कुछ तो है क्योंकि स्कूल बड़े अच्छे बना दिए इसलिए। अरे अदालत में जाके आप बताइए ना कि स्कूल बड़े अच्छे, तो अदालत क्यों नहीं मान रही आपने स्कूल अच्छे बना दिए इसलिए आपको पकड़ा हुआ है। ये शिक्षा का मामला नहीं है, प्लीज कंफ्यूज मत कीजिए। नीलू रंजन, मैं नीलू रंजन को डिबेट में दे रहा हूं, नीलू रंजन को मैं डिबेट। नीलू रंजन, ये पूरा मामला जो है, ये बार बार आम आदमी पार्टी कहती है कि पूरा मामला गढ़ा हुआ है, और लेकिन अभी जो ईडी की जो पूरी की पूरी जो के कविता की गिरफ्तारी के बाद जो खुलासे हुए हैं वो बड़े खुलासे हैं। 100 करोड़ का खेले की बात है, उसमें 100 करोड़ रुपए लेन देन हुए हैं के कविता आम आदमी पार्टी के नेताओं के बीच। लेकिन आम आदमी पार्टी अब भी यही कह रही है कि भाई ये पूरा मामला जो है ईडी का रचा हुआ है, ईडी ने इसको गढ़ा है। क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए, थोड़ा सा समय दीजिएगा। आप ये जानना जरूरी है कि ये जांच अब काफ़ी लंबा समय इसका हो चुका है, और एक पहली चार्जशीट जो है वो इसकी आ गई थी नवंबर 2022 में ही। उसके बाद 5 जो है पूरक चार्जशीट, सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल हो चुकी है जी। और उन तमाम चार्जशीट में ये 100 करोड़ के जो एडवांस जो साउथ लॉबी से लिया गया था, के कविता की भूमिका थी, वो सब चीज़ें आ चुकी हैं, और कोर्ट के आदेश पे सब जेल के अंदर हैं ये एक्यूज्ड, और कोर्ट के आदेश पे ही के कविता ईडी की कस्टडी में है। मतलब एजेंसियों की कस्टडी में कोई नहीं है, एजेंसियों ने सिर्फ गिरफ्तार किया है। जो जेल की सलाहों के पीछे हैं वो कोर्ट के आदेश से हैं। कोर्ट के आदेश, जो महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो सुनिएगा इस पर सब लोग प्लीज। जो महत्वपूर्ण बात यह है कि शनिवार को जब के कविता को ईडी ने पेश किया कोर्ट में, तो उनका एक रिमांड एप्लीकेशन दाखिल किया। उस रिमांड एप्लीकेशन में जो अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं उनके बारे में, उनकी संलिप्तता के बारे में बड़े ठोस दावे किए। अभी तक की जो 5 पूरक चार्जशीट और एक मेन चार्जशीट है, उसमें सिर्फ 2 जगह पे अरविंद केजरीवाल जी का नाम आता था। एक जगह पे जब महेंद्रू जो है, समीर महेंद्रू, इंडो स्पिरिट का मालिक, ने कहा कि हमें विजय नायर ने फेस टाइम पे अरविंद केजरीवाल जी से बात करवाई थी और उन्होंने आश्वस्त किया था कि अपना आदमी के साथ काम करो। वो एक्यूज्ड हैं, गिरफ्तार हैं। दूसरी जगह आया था जब मनीष सिसोदिया के जो पीए थे, उन्होंने अपने बयान में कहा कि जो मुझे 12% होलसेलर को जो देना है, वो इनका कमीशन करना है, ये पहली बार डॉक्यूमेंट हमें सौंपा था अरविंद केजरीवाल जी के घर पे। मनीष सिसोदिया भी थे, संजय जैन भी थे, तो वहां पे 2 जगह आया था। अब जो इस बार जो शनिवार को जो डॉक्यूमेंट दिया है ईडी ने, उसमें महत्वपूर्ण खुलासे किए हैं। उसमें उन्होंने जो वाईएस रेड्डी, जो कांग्रेस है, वाईएस का कांग्रेस है, उसके एमपी है मगुंटा श्रीनिवासु रेड्डी, उनका 164 का स्टेटमेंट है। 164 का स्टेटमेंट का मतलब यह है कि मजिस्ट्रेट के सामने खुद जाकर उन्होंने अपना बयान दर्ज करवाया है कि मैं सच्चाई बोलना चाहता हूं। वो पुलिस और ईडी के सामने दिया बयान नहीं है बिल्कुल। उसमें उन्होंने कहा कि मार्च 2021 में जब वो दिल्ली में थे, पार्लियामेंट का सेशन चल रहा था, तो उन्होंने अखबार में एडवर्टाइजमेंट पढ़ा दिल्ली के नई लिकर पॉलिसी के बारे में कि सरकार ला रही है। तो इनकी इच्छा हुई, चूंकि 71 साल से उस शराब के कारोबार में वहां है दक्षिण भारत में, तो इनकी इच्छा हुई, उन्होंने मुख्यमंत्री के ऑफिस में फोन किया। 16 मार्च 2020-21 जो भी है, 20-21 में मैं कंफ्यूज हो रहा हूं, उसमें इनको समय दिया गया 4:30 बजे का, जाके मिले। और जो रेड्डी ने ये बोला है कि उस वक्त उन्होंने ये कहा, मुख्यमंत्री ने खुद उनको बोला कि इस मामले में के कविता से उनकी बातचीत हो चुकी है और के कविता ने आप आदमी पार्टी को 100 करोड़ रुपया
फंड करने Yes. का वायदा किया है Yes, ये और important आप बात जाके है। हाँ। उनसे बात कर लीजिए। और उसके बाद के कप्ता की उनसे बात हुई, उसके बाद उनका है, उनका बेटा मुगंता रेड्डी है, उनके सीए हैं और तमाम लोगों के बयान हैं कि कैसे 25 करोड़ दिया गया। उसमें के कप्ता के बिहाफ पे जो वहां पे इंडो स्पिरिट में जो लोग आए थे वो कैसे थे, कितना पैसा कमाया, डिटेल एक एक चीज जो है वो ईडी ने सामने रखा है। अब जब इतने सारे सबूत हैं तो सिर्फ आरोप कहने से नहीं होगा। पहली बार जब ईडी एक मिनट, मेरा काउंटर क्वेश्चन है, ईडी ने जो कुछ रखा ये हम कैसे मान ले कि ईडी जो कुछ कह रही है सच कह रही है, या ईडी ने जो सबूत रखे वो दबाव में नहीं बयान दिए गए, ये कैसे मान ले कि ईडी ने इस सारे मामले को जो है कुकड अप नहीं किया? नहीं, देखिए, जो मुगंटा श्रीनिवास रेड्डी का जो बयान है वो मैंने आपको बताया कि मजिस्ट्रेट के सामने दिया बयान है, वो ईडी के सामने दिया बयान नहीं है। दूसरी बात कि ईडी ने जितने सबूत रखे, मैंने बताया आपको कि एक चार्जशीट और 5 पूरक चार्जशीट कर चुके हैं इस मामले में, और सारे डॉक्यूमेंट्स वो कोर्ट के सामने रखी है जी। और ईडी जो है, चाहे सीबीआई हो, जवाबदेह होती है अदालत के प्रति, उसकी जवाबदेही वहां है। कोई क्या बोल रहा है, पॉलिटिकली बयान क्या हो रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। देखिए, जब पहली बार मनीष सिसोदिया को बुलाया गया था सीबीआई में पूछताछ के लिए और 8 घंटे की पूछताछ निकले थे, तो उन्होंने कहा कि 8 घंटे हमें बिठाए रखा और सिर्फ ये कहा कि बीजेपी ज्वाइन कर लो। जब चार्जशीट आई तो ये तो नहीं था ना, चार्जशीट में तो आरोप हैं, आपके कितने मोबाइल थे, आपने कब किससे बातचीत की, आपने कैसे ओबराय होटल से आपके पास 30 पन्ने का जो है वो डॉक्यूमेंट भेजा गया, उसी डॉक्यूमेंट के आधार पे पॉलिसी तैयार हुई। वो जो पॉलिसी तैयार हुई वो पॉलिसी बाहर आने के पहले कैसे लोगों के मोबाइल फोन पे व्हाट्सएप पे थे, उनके व्हाट्सएप के वो स्क्रीनशॉट्स हैं, वो सब भेजे गए। जो पैसे लेने वाले, पहुंचाने वाले, देने वाले जितने लोग थे सबके बयान हैं, सब चश्मदीदों के बयान हैं। तो सिर्फ आरोप नहीं है, सिर्फ आरोप नहीं है। और फिर बार बार बात यही है कि क्योंकि ये पूरा मामला कोर्ट को रिपोर्ट हो रहा है, इस बात को समझिएगा। अगर ये सिर्फ मामला जो है वो कुकड अप मामला होता तो अदालत में इतने समय तक वो मामला टिकता नहीं, और इतने समय तक जो है जेल की सलाखों के पीछे केजरीवाल और 15 लोगों को नहीं रहना पड़ता। सुप्रीम कोर्ट तक से बेल सुप्रीम कोर्ट तक से बेल की अपील जो है रिजेक्ट हो चुकी है। इन सब बातों को समझना पड़ेगा। मुझे एक ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद में बाकी 2 मेहमान दुष्यंत नागर, रमनीश्वर साहब के पास भी आऊंगा इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि ये 100 करोड़ का मामला है और इस 100 करोड़ के मामले में दिल्ली के टैक्स पेयर को भी चूना लगा है शराब नीति में। आज ये बात भी सामने आ गई है। क्या इसके बाद भी हम कहें कोई घोटाला नहीं हुआ? क्या इसके बाद भी हम कहें कि इसमें कोई पैसा का लेन देन नहीं हुआ और इसमें किसी को कोई जो है फर्क नहीं पड़ता? आऊंगा इस पर ब्रेक के बाद। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। डिजिटल बैंकिंग का है जमाना, टाइम है बचाना। डिजिटल बैंकिंग है आसान, करो चाहे कोई भुगतान, एनी टाइम एनीवेयर, सेफ है, फास्ट है, हर पेमेंट उंगलियों पे सेट है। लेन देन के हैं ऑप्शंस कई, IMPS, NEFT, UPI भी। 24 घंटे करते ये काम, पेमेंट आसान और रहे आराम। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए NPS जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, NPS से आज ही करे तैयारी। NPS जरूरी है। ड्रीम कार है मेरी। म्यूचुअल फंड से इस ड्रीम को अपना गोल बना ले। तो पैसे नहीं यार मेरे पास। देख, लाइफ में तेरा जो भी गोल हो, बड़ा या छोटा, उसके लिए हर महीने अलग अलग SIP में इन्वेस्ट कर। जितना बड़ा गोल उतना बड़ा अमाउंट और उतना ज्यादा टाइम। ये तो सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। तुम्हें पता है
इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF। लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहां से सीखा? NSE की साइट पर। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। टेक स्टार्टअप सॉलिड था, प्लान था कड़क, करना था समथिंग ग्रेट, पर शुरू से प्रॉब्लम्स ने घेरा यूं कि बिजनेस हुआ अपना लंबेट। बिजनेस गुरु की जरूरत थी खास, सीधे गए SBI स्टार्टअप ब्रांच पे तो खुल गया सक्सेस। स्टार्टअप एडवाइजरी एंड सपोर्ट SBI स्टार्टअप ब्रांच पे। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। दो टुक आप देख रहे हैं। दो टुक में शराब घोटाले को लेकर हम बात कर रहे हैं। 100 करोड़ का घोटाला जो है, इसमें अब कुल मिलाकर घोटाला तो बड़ा है ये, लेकिन 100 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी के पास गए। 100 करोड़ का जो खेला है उसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। इस बीच कैग ने भी कह दिया है कि इस पूरे घोटाले में 2000 करोड़ रुपए जो हैं वो उसमें उसकी जो है कहीं ना कहीं चपत लगी है, और इसमें 700 करोड़ रुपए सीधा सीधा आम लोगों के टैक्स पेयर की मनी को लगा है। जल्दी से मैं बहुत संक्षेप में मैं बाकी मेहमानों के पास आता हूं। दुष्यंत नागर जी, ये बताइए कि जल्दी से मैं ये समझना चाह रहा हूं कि ये शराब घोटाला जो है, पहले कांग्रेस ने कहा कि भाई ये शराब घोटाला हुआ है, कांग्रेस ने इसको लेकर के दम भरा कि भाई देखिए हमने इतना बड़ा घोटाला जो है उजागर किया था। अब इस घोटाले को जब आगे बढ़ रहा है तो कांग्रेस जो है आम आदमी पार्टी के साथ सीधा सीधा हाथ मिला चुकी है। तो अब आप लोगों का क्या रुख है, जबकि अब कैग की भी रिपोर्ट आ गई, घोटाला भी अब कोर्ट में जो है ये पूरा मामला चल रहा है, तो अब आप लोगों को लगता है कि घोटाला ये वास्तव में हुआ था या नहीं हुआ था? अब किधर खड़े हैं आप लोग? देखिए, दो चीजें भारतीय जनता पार्टी कह रही है, आप भी उनसे मुझे सहमत दिख रहे हैं कि भाई आरोप नहीं है, सबूत है। और दूसरी बात आप बड़ी बल दे के कह रहे हैं कि कोर्ट ने जमानत नहीं दी है। तो दोनों का अगर हम विश्लेषण करते हैं तो PMLA कानून में तो जमानत है नहीं, और दूसरा जिन आरोपों की बात कर रहे हैं, आरोपों में तो थ्योरी है, कहीं कोई ठोस सबूत तो है नहीं, कहीं पैसा तो बरामद नहीं हुआ। मनीष सिसोदिया के गांव में, घर में, हर जगह छापामारी की गई तो पैसा तो कहीं मिला नहीं है। तो लग ऐसा रहा है कि जो नेता इंडिया अलायंस की तरफ गठबंधन में आ गया है उसको जेल भेजने की तैयारी की जा रही है, और जिनके ऊपर 70-70 हजार करोड़ के आरोप थे और वो NDA अलायंस की तरफ चले गए, उनको कहीं ना कहीं ईडी के मामलों में क्लीन चिट देने की तैयारी हो रही है। इसी पर मेरा काउंटर सवाल है, ये क्यों ना माना जाए जो आप कह रहे हैं, ये क्यों ना माना जाए कि जो इंडिया अलायंस में आ गया वो पाक साफ हो गया? क्योंकि मैं फिर याद दिला रहा हूं आपको कि मैं जो कह रहा हूं या बीजेपी जो कह रही है, छोड़ दीजिए, कांग्रेस खुद कहती थी कि दिल्ली में शराब घोटाला हुआ है, कांग्रेस ने खुद कहा कि शराब घोटाले को उजागर हमने किया है, कांग्रेस के नेता इसका श्रेय लेते थे। तो ये क्यों ना माना जाए, क्योंकि अब घोटाला पकड़ा गया है और घोटाले पकड़ने के बाद अब वो इंडिया अलायंस में चले गए, तो अब आप लोग उनको क्लीन चिट दे रहे हैं। देखिए, बात आपकी बिल्कुल ठीक है, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने इस विषय को उठाया था, लेकिन जब हम इसकी पूरी समीक्षा करके आज देखते हैं तो भाई ये तो पूरा मामला एकदम उल्टा नजर आ रहा है। कहीं किसी छापामारी में किसी नेता के घर ना ज्वेलरी मिली है, ना डायमंड मिला है, ना कैश मिला है, ना कोई अन्य शेल कंपनी मिली है जिसमें पैसा जमा किया हो। तो अब इसकी हम समीक्षा क्यों ना करें? हम इसको सरकार को दोषी क्यों ना माने कि सरकार हमारे सहयोगी को आज फंसाने का प्रयास कर रही है? ठीक तो है, ये स्पष्ट है मामला। तो आपका तर्क है कुछ मिला नहीं। हाँ, रमनीश वो कह रहे हैं कि भाई कुछ मिला नहीं है इसमें, और जब पैसा नहीं मिला, ज्वेलरी नहीं मिली, तो फिर ये आरोप जो है गलत हो सकते हैं। अशोक जी, देखिए, सबसे बड़ी बात मैं कहूं कि आम आदमी पार्टी जब बहुत ही ज्यादा खास आदमी पार्टी के रूप में आज अरविंद केजरीवाल जी को जब मैं देखता हूं तो आश्चर्य होता है कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन की बात करने वाले, स्वर्ग से अवतरण एक ऐसे नेता की हुई थी जो दुहाई देता था कि मेरे जैसा ईमानदार कोई है ही नहीं। इतना कट्टर ईमानदार, इतने कट्टर भ्रष्ट हो जाएंगे, कभी किसी ने कल्पना ही नहीं करी थी। खास करके दिल्ली की जनता ने, जिसने आपको ये गद्दी दी,
लगातार जो 2015 से लेकर के अब तक मुख्यमंत्री बनाया, कभी उसने कल्पना नहीं की थी। केजरीवाल जी की कविता से 100 करोड़ लेते हुए मतलब इनकी पुष्टि हो रही है। इसके पहले मनीष सिसोदिया को भारत रत्न देने की बात करते थे, 2873 करोड़ उनके ऊपर भी आरोप लगे थे। और इनके ऊपर एक आरोप रहे तब तो मैं कहूं शीश महल बनाने का इन्हीं के ऊपर आरोप है। शराब घोटाले में 2.5% कमीशन जो है 12% आप शराब के कारोबारियों व्यापारियों को दे देते हैं। आप कोरोना काल में दुष्यंत जी कह रहे हैं कि भाई सबूत कहां मिले, उस समय आप 100 करोड़ की पुष्टि तो नहीं हुई ना, 12% का कमीशन दिया, थ्योरी चल रही है। दिल्ली जल बोर्ड में इनका घोटाला आप देखने को मिल रहा है। रमनीश जी उसमें घोटाला, मोहल्ला क्लिनिक में क्लासरूम घोटाला दिख रहा है। तो एक घोटाले की बात करें तब नहीं, घोटाले कई सारे हैं, ठीक है। नहीं सुनिए, राजनीति जिसके दम पे आप दम भरते थे कि मैं कट्टर ईमानदार हूं, राजनीति भी आज अपने आप को नहीं, मेरा सवाल रमनीश मेरा सवाल, वो कह रहे हैं कि मैं इस सवाल पर आ रहा हूं जो ये कह रहे हैं। वो कह रहे हैं ना पैसा मिला ना ज्वेलरी मिली, तो घोटाले के तो आरोप ही है ना अब तक से। अशोक जी इंतजार कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी, चुनावी मौसम है। इस मौसम में जब ईडी इनके घर पे आएगी, इनको लेकर के जेल में लेकर के जाएगी, तब ये इनको जो मिलने वाला है, नहीं सोचते हैं कि उसमें पूरी दुनिया मतलब पूरे देशवासी का इनको जो है सांत्वना मिलेगा। ये इंतजार कर रहे हैं कि आए मेरे पास। ये इसलिए 9 बार सम्मान इन्होंने ठुकरा दिया, इसीलिए कि ईडी आए, इनको पकड़ के जेल में ले जाए। ठीक है, ये बेल मांग रहे हैं। ये सब इंडिया अलायंस देखिए कहां चली गई। ओके, ये थ्योरी है, सुनिए, ये एक थ्योरी है पूरी की पूरी की भाई अरविंद केजरीवाल, ये एक थ्योरी है कि कई लोग आम आदमी पार्टी के लोग भी चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया जाए ताकि जो है उनको सिंपैथी जो है मिल जाए आम आदमी पार्टी को चुनाव में। लेकिन अनुजा कपूर, मैं मुख्य सवाल पर आ रहा हूं। वो कह रहे हैं कि कुछ मिला नहीं है, कुछ भी नहीं मिला, ना कुछ पैसा मिला ना ज्वेलरी मिली, आप लोग सिर्फ आरोपों पर खेल रहे हैं। आप विष्णु जी वो रिस्पॉन्ड करते, फिर मैं आता हूं। 30 अक्टूबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने जब मनीष सिसोदिया को बेल डिनाई करी थी, उस वक्त उन्होंने एक बात ये कही थी कि विंडफॉल गेन्स, ये नाम लिया था उन्होंने, विंडफॉल गेन्स ऑफ ₹338 करोड़। इसका पूरा एक प्राइमा फेसी सामने नजर आता है और इसलिए उनको बेल नहीं दी जाती कि उनको इस बात का ईडी को डर है कि जिन लोगों को, हाई प्रोफाइल लोगों को अभी पकड़ने वाले हैं, ये जाकर घपला करेंगे या एविडेंसेस को खराब कर सकते हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्यूरेटिव पिटिशंस तक सुप्रीम कोर्ट ने उनकी खारिज कर दी। ये लास्ट रिजॉर्ट होता है, तो लास्ट रिजॉर्ट तक इनकी खत्म कर दी। तो आप ये देखिए 338 करोड़ का एक सही तरीके से मायने से आप देखिए कि ऑलरेडी एक विंडफॉल गेन्स सुप्रीम कोर्ट ने भी माना। और एक और भी चीज है कि जिसमें प्रोसीड्स ऑफ क्राइम से रिलेटेड आपकी जो एसेट्स है वो वर्थ ₹128.79 करोड़, इनको भी ट्रेस कर लिया गया है। तो ये यहाँ पर जो बैठकर गाना गा रहे हैं, इनके बोलने से कुछ नहीं होगा। बात सिर्फ वही है कि इलेक्शन से हमारे बोलने से ही होगा। दुष्यंत जी वो क्या कह रही है, वो कह रही है 125 करोड़ रुपए का जो एसेट है वो ट्रेस हुआ है। वो हम एक मिनट दुष्यंत जी, एक मिनट दुष्यंत जी रिस्पॉन्ड कर दे, फिर विष्णु जी न्यायालय के जो मेरी अभी तक जानकारी है, न्यायालय के संज्ञान में अभी तक कुछ ऐसा आया नहीं है, लेकिन जो बार बार भारतीय जनता पार्टी, अच्छा विषय ईडी का है, विषय ईडी का है और प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में। संबित पात्रा जी ईडी के डायरेक्टर हैं क्या? जी सर, दुष्यंत जी आप राजनीति का आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने बाकायदा कोर्ट की प्रोसीडिंग के हवाले से बताया कि 125 करोड़ रुपए का एसेट जो है वो जब्त किया है, उसको टारगेट किया गया है। नहीं जब्त तो नहीं हुआ है अभी तक। जब्त तो एक प्रक्रिया है ना। अरे इसी तरह की दूसरी बात है, पहले तो आइडेंटिफाई होगा, उसके बाद होगा। देखिए विष्णु पाठक जी रिस्पॉन्ड कर लीजिए, फिर नीलरंजन। विष्णु पाठक बोलिए। अशोक जी 70-75 वर्षों के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि कोई फिजिकल एविडेंस नहीं मिला और उसमें एक्यूज में से कुछ लोगों को पकड़ करके उसको सरकारी गवाह बना करके आप आरोप लगा रहे हैं कि वो घोटाले हो गए, ये हो गए। मैं दावे के साथ कहता हूं कि दिल्ली शराब नीति जिस वजह से लाई गई थी उसको फेल करने के लिए दिल्ली में जो ड्रग्स माफिया है
और ड्रग्स माफिया का जो मोटा हिस्सा जाता है भारतीय जनता पार्टी को, वो ड्रग्स माफिया इसको फेल करने के लिए इस तरह का षड्यंत्र रचे। कोई घोटाला, शराब घोटाला नहीं हुआ है, कोई घोटाला नहीं हुआ। अगर घोटाला होता तो उनकी संपत्ति की जांच हुई, एक एक नौकर की जांच हुई। सुप्रीम कोर्ट का यह भी वर्डिक्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने इससे सरकार से यह भी कहा कि अगर मनीष सिसोदिया के खिलाफ कुछ नहीं मिला आपको तो क्यों इनको जेल में रखें, ये भी कहा है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग मैं सबकी आवाज बंद करवा दूंगा, दिल्ली के आम आदमी मैं पार्टी को सबकी आवाज बंद करवा दूंगा। दिल्ली की जनता देख रही है। आपने अपनी बात रखी, अनुजा जी रिस्पॉन्ड करें, फिर मैं नीलू रंजन आपके पास आ रहा हूँ, एक एक करके बोलेंगे। अशोक जी, कितना हैरानी वाली बात है जो बार बार यहाँ बैठकर कहते हैं कि हम कोर्ट की हवाला नहीं करते, हम उनको मानते हैं। तो क्या कोर्ट ने तो ये भी कहा है कि आपको ईडी के समन्स आ रहे हैं, आप उसको रिस्पेक्ट कीजिए, आप जाइए वहां पर, आप ईडी के पास क्यों नहीं जा रहे? जेल में भेज दो आपको पकड़ के, आपको तो ये जल्दी है। जो एक एजेंसीज है कि अरविंद केजरीवाल सर काम क्यों कर रहा है, क्यों बोलते हैं सर? अनुचित है ये बात। दिल्ली की एक एक करके सुनिए, मैं बंद करवा दूंगा आवाज। सुनिए मेरे प्रोड्यूसर से, मैं प्रोड्यूसर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जो बोलेगा सिर्फ उसकी आवाज, बाकी सबकी आवाज बंद करिए प्लीज। एक एक करके बोले। अनुजा जी, मुझे लगता है अशोक जी का ये शो है, इतना अच्छा वो बोलते हैं और इसमें यह सब नहीं होता है। और आप ये देखिए कि जिस तरीके से इन्होंने 5% से 12% का ये जो पूरा गेम प्ले किया है, जो पुरानी पॉलिसीज रही है वहां पर 5% से 243 करोड़ पहले जो आया करता था, 12% से वो कितना बढ़कर आया, उसका जो डिफरेंस आ रहा है वो कहां गया? तो जो डिफरेंस जो ये लोग यहाँ की बातें कर रहे हैं, इन्होंने ड्राइव मतलब देयर वाज लॉट ऑफ मेनी थिंग्स। आप ये देखिए कि ड्राइव डेज इन्होंने बंद कर दिए, इन्होंने जो किकबैक्स है रिटेल को खत्म कर दिया, होलसेलर का उन्होंने फीस माफ कर दी, ब्लैक मनी वालों को जो ब्लैक कंपनीज है उनको इन्होंने ठेके दे दिए, कितनी नॉन परफॉर्मिंग एरियाज में इन्होंने शॉप्स खोल दी। आज ये लोग बात करते हैं RWA से इन्होंने बात करी थी। फाइनली मैं नीलू रंजन आप ही के पास, फाइनली नीलू रंजन, बार बार अब ये कहा जा रहा है कि इस मामले में कुछ पकड़ा नहीं गया, इस मामले में कोई फिजिकली कुछ नहीं है। अभी विष्णु पाठक कह रहे हैं 70-75 साल के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ, कुछ फिजिकल कुछ मिला नहीं, लेकिन फिर भी मामला चल रहा है। तो ये जो पूरा मामला है, इसको लेकर के बार बार ये कहानी गढ़ी जा रही है, या ये एक पर्सपेक्टिव बनाया जा रहा है कि इसमें फिजिकली कुछ नहीं मिला है और ये सिर्फ एक गढ़ा हुआ मामला है। नहीं देखिए, ऐसा नहीं है कि फिजिकली कुछ नहीं मिला है। एक होता है कि जिस वक्त क्राइम हुआ, मतलब पॉलिसी बनने के पहले 100 करोड़ ले लिए गए थे, जो ईडी की चार्जशीट कह रही है, और उसमें से पैसे खर्च के गोवा में चुनाव में गए, वहां पोस्टर लगाने वाले तक का उसमें बयान है कि उनको कितने कैश में दिए जाते थे और कितने चेक से दिए जाते थे, जितने पैसे लेने वाले, पहुंचाने वाले, देने वाले, किसने दिए, सबके बयान है उसमें। तो जब पॉलिसी बनने के पहले पैसे लेकर के गोवा के चुनाव में खर्च कर दिए गए, तो फिर वो पैसे मिले कहां, किसके पास से? लेकिन इंडो स्प्रिट को 198 करोड़ रुपए का अनुचित लाभ हुआ, जिसमें 33% जो शेयर है वो कविता का है, 33% शेयर जो है वो श्रीनिवासुलु रेड्डी का है, मोगंटा का। तो ये लोग जो शेयर जो हैं, इनको जो गेन हुआ है, विनफुल गेन जो हुआ है, वो निकाल रहे थे पैसे जो 100 करोड़ एडवांस में दिए थे, जो उनके पास गए हैं। तो ये तो है ना। और जो लेने जो दिनेश अरोड़ा से लेके जा रही है, जो सीबीआई ने कहा, जैसा सीबीआई की ओर से कुछ बड़े इसमें जो है बड़े नाम जो है वो गिरफ्तार हो सकते हैं, हाई प्रोफाइल, किस तरफ जाती दिख रही है? देखिए, निश्चित रूप से सीबीआई ने सिर्फ नाम नहीं बताया है, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि कविता का जो रिमांड एप्लीकेशन ईडी का है, अगर उसको आप पढ़ें, और मुगंटा श्रीनिवासुलु रेड्डी का जो बयान है 164 का मजिस्ट्रेट में दिया हुआ, जिसमें अरविंद केजरीवाल जी का स्पष्ट रूप से उल्लेख आया है कि उन्होंने कहा कि शराब के नीति के बनाने के लिए बात हो गई है कविता से, और कविता ने आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ रुपए देने का ऑफर किया है। आप बात कर लें तो इशारा बिल्कुल साफ है कि किस तरफ मामला जा रहा है। लेकिन अदालत में चूंकि कार्रवाई चल रही है, अदालती चीजें वो कानूनी पेचीस में फंसे हुए हैं, तो कब क्या होगा ये कहना मुश्किल है। लेकिन ईडी के हाथ बंधे नहीं हैं। हाईकोर्ट ने भी कह दिया ईडी के हाथ बंधे नहीं है, कविता के मामले में ईडी के हाथ बंधे नहीं थे, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। केजरीवाल बहुत हद तक उन्होंने 9 समन जो है ठुकराए हैं,
लेकिन अब बहुत ज्यादा उनके पास बचने का रास्ता नहीं भी बचा है, उनको कहीं ना कहीं जाकर के ईडी के सवालों का सामना करना पड़ेगा, और जब सवालों का सामना करना पड़ेगा तब क्या चीजें सामने आएंगी वो इसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा। लेकिन फिर कह रहा हूं कि चुनाव की बेला है, चुनाव के समय जो कुछ होगा उसके राजनीतिक फॉलआउट भी होते हैं, इसलिए तमाम पॉलिटिकल पार्टियां कम से कम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगी, क्योंकि अगर ये खबर होती है तो दिल्ली सहित कई राज्यों में इसका असर पड़ सकता है। जो भी असर, कुछ अगर इसको अपने पक्ष में माने, कुछ विपक्ष में माने, लेकिन ये बड़ी खबर है और इसमें जो भी डेवलपमेंट होंगे उस पर देश भर की निगाहें रहेंगी। हम इस पर भी जरूर चर्चा करेंगे आगे, लेकिन आज फिलहाल समय इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे सभी मेहमानों का दो टूक में जुड़ने के लिए। आज इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी कल रात को 9 बजे एक बार फिर। फिलहाल अनुमति दीजिए, नमस्कार। दो टूक के प्रायोजक वंडर सीमेंट इस्तेमाल कीजिए, फर्क नजर आएगा। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर